दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी में लाजपत नगर के फेस नंबर 4 में रहने वाले A.K. दत्ता दिल्ली जल बोर्ड निगम में काम करते थे और उनके घर की तीसरी मंजिल पर सुनील तमांग अनीता के साथ पिछले 1 साल से किराए पर रहता था। 9 सितंबर की रात को सुनील की महिला रिश्तेदार अनीता ग्रेटर नोएडा में रहने वाली अपनी एक दोस्त से मिलने चली गई और 10 सितंबर को यानी कि दोपहर में करीब 2 बजे जब वह वापस लौटी तो अनीता ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे में बिस्तर पर सुनील खून से लथपथ पड़ा था। सुनील को इस हालत में देखकर अनीता के मुंह से चीख निकल गई। अनीता ने इस घटना की सूचना मकान मालिक A.K. दत्ता को दी। दत्ता साहब अपने परिवार के साथ और दूसरे लोगों को साथ में लेकर भागते हुए ऊपर आए, मतलब उस कमरे में पहुंचे जहां सुनील की लाश पड़ी हुई थी और उन्होंने देखा वहां खून से लथपथ सुनील की लाश पड़ी हुई है। A.K. दत्ता ने तुरंत अमर कॉलोनी थाने की पुलिस को फ़ोन करके अपने किराएदार सुनील तमांग के कत्ल होने की सूचना दी। हालांकि अमर कॉलोनी थाने के SHO अनंत कुमार गुंजर उसी समय साकेत कोर्ट से वापस लौटे थे, लेकिन जैसे ही ड्यूटी अफसर ने उन्हें बताया कि इलाके में A.K. दत्ता के घर पर एक कत्ल हो गया है, तो इंस्पेक्टर अनंत कुमार उसी समय अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल के लिए निकल पड़े। इंस्पेक्टर गुंजन ने घड़ी चौकी के इंचार्ज अभिषेक कुमार मिश्रा को भी फोन पर इस हत्या की जानकारी दी और घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा, क्योंकि यह इलाका घड़ी चौकी के अंतर्गत ही आता था। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर अनंत कुमार ने देखा कि मृतक सुनील तमांग का गला बड़ी ही बेदर्दी से रेता गया है, लेकिन कमरे के अंदर किसी तरह की लूटपाट या मृतक के साथ संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, जिससे यह तो साफ हो जाता है कातिल का मकसद या इरादा सुनील को मौत के घाट उतारने का ही था। क्योंकि यह मामला हत्या का था, इसलिए इंस्पेक्टर अनंत ने अपने इलाके के SP गोविंद शर्मा, दक्षिणी पूर्वी जिले के DSP चिन्मय विश्वास को भी वारदात की सूचना दे दी। सूचना मिलने के साथ ही दोनों आला अधिकारी भी फॉरेंसिक टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाने के साथ ही घटनास्थल की तस्वीरें लेने के बाद पुलिस ने सुनील के शव का पंचनामा करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद अनीता से पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर अनंत अनीता को अपने साथ लेकर अमर कॉलोनी थाने में आ गए। पूछताछ के दौरान अनीता ने पुलिस को बताया कि सुनील मूल रूप से नेपाल के काठमांडू का रहने वाला है और वह पिछले 15 सालों से दिल्ली में ही रहता था। सुनील तमांग साकेत नगर के एक स्टाइलिश रेस्टोरेंट में चाइनीज कुक का काम करता था। अनीता ने यह भी बताया कि 1 साल से सुनील और अनीता A.K. दत्ता साहब के मकान में किराए पर रह रहे थे। अनीता जब सुनील के बारे में बता चुकी थी तो इंस्पेक्टर अनंत ने उससे सवाल किया कि आपका सुनील के साथ क्या रिश्ता था। अनीता पहले तो कुछ देर चुप बैठी रही, लेकिन फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने कहा कि सर, हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता से कहा कि अब तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ, तुम कौन हो, सुनील से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई। अनीता ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है। अनीता ने बताया कि उसकी शादी करीब 5 साल पहले दिल्ली के साकेत में रहने वाले दीपक नाम के व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद दीपक से उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन जब बेटी 8 महीने की हो गई तो अचानक दीपक और अनीता के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार शुरू हो गई। अनीता ने बताया कि दीपक घर के लिए उसे खर्चा भी नहीं देता था और वह जो भी कमाता था वह शराब पीने में उड़ा देता था, इसलिए घर में बहुत आर्थिक तंगी रहने लगी। और जब अनीता दीपक से खर्चे के बारे में कहती तो वह उसे मारता पीटता था। जब काफी समय तक यह सब चलता रहा तो अनीता एक दिन दीपक को छोड़कर अपने मायके चली गई और उसने अपनी छोटी सी बेटी को भी पति के पास ही छोड़ दिया। फिर दीपक कुछ दिन बाद जब अनीता को मनाने के लिए दार्जिलिंग उसके घर गया तो अनीता और उसके परिवार वालों ने दीपक से कह दिया कि अब अनीता उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद दीपक अपने घर वापस चला आया और इसके बाद दीपक खुद ही अपनी नन्ही सी बेटी को पालने लगा। इधर अनीता भी साधारण से परिवार की लड़की थी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में उसे लगने लगा कि वह अपने परिवार पर बोझ बनती जा रही है। हालांकि अनीता दार्जिलिंग में भी कई रेस्टोरेंट में नौकरी कर चुकी थी, इसलिए अनीता काम की तलाश में इस हत्याकांड से 2 साल पहले फिर से दिल्ली आ गई। दिल्ली में कालिंगपुर इलाके में कई लड़कियां रहती थी। 1-2 महीने तक तो अनीता अपनी उन्हीं जान पहचान वाली लड़कियों
के साथ रहकर काम तलाशने लगी। इसी दौरान उषा नाम की उसकी एक सहेली ने अनीता को साकेत में एक रेस्टोरेंट में नौकरी दिला दी और सुनील तमांग भी उसी रेस्टोरेंट में कुक का काम करता था और फिर कुछ ही दिनों में इन दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। सुनील उन दिनों साकेत में ही फ्लैट किराए पर लेकर रहता था। जब उसे यह पता चला कि अनीता के पास रहने के लिए कमरा नहीं है तो उसने अनीता से कहा कि वह एक दोस्त के नाते अगर चाहे तो उसके साथ रह सकती है। इसके बाद अनीता ने सुनील के साथ उसके फ्लैट पर आकर रहना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे और फिर दोनों ने जल्द ही एक दूसरे को लिव इन पार्टनर के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली कहानियाँ शीघ्र से शीघ्र आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, आते हैं कहानी की तरफ। हालांकि बाद में अनीता ने किसी बात को लेकर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से अनबन होने के कारण सुनील वाले रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी। लेकिन इस नौकरी को छोड़ने के बाद अनीता ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। यह कंपनी लेट नाइट पार्टियों में लेडीज वेटर और वेलकम गर्ल मुहैया कराने का काम करती थी और यह नौकरी अनीता को बहुत पसंद आई। फिर कुछ दिनों बाद सुनील ने अपना साकेत वाला फ्लैट छोड़ दिया और वह अमर कॉलोनी इलाके में दत्ता साहब के यहाँ आकर रहने लगा। अनीता भी सुनील के साथ इसी फ्लैट पर आकर रहने लगी और जब दत्ता साहब ने सुनील से अनीता के बारे में पूछा तो सुनील ने अनीता को अपनी पत्नी बताया, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियों का लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहना कोई नई बात नहीं है। इसलिए इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने अनीता को यह जरूर पूछा कि सुनील के परिवार में और कौन कौन है। अनीता ने सिर्फ इतना ही बताया कि 15 साल पहले जब सुनील नेपाल से दिल्ली आया था वह उसके बाद से आज तक वापस अपने घर नहीं गया है। और अनीता ने जब सुनील से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने यही बताया था कि उसकी माँ हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और उसके पिता की मौत हो चुकी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुनील की माँ कहाँ रहती है इसके बारे में सुनील ने कभी कुछ नहीं बताया। और फिर सुनील से जुड़ी सभी जानकारी जुटाने के बाद इंस्पेक्टर आनंद गुंजन ने जब अनीता से वह सवाल पूछने शुरू किए जो बार बार उनके मन में उभर रहे थे। इंस्पेक्टर गुंजन ने सवाल किया कि मिस अनीता, अच्छा ये बताइए, आप अचानक 9 तारीख की रात को अपनी सहेली से मिलने क्यों चली गई थी? अनीता ने जवाब दिया कि सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बुरे समय में कई सहेलियों ने मेरा साथ दिया था, मेरी मदद की थी और मेरी एक सहेली मीरा ग्रेटर नोएडा के अल्फा सेक्टर में रहती है और वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। उसकी तबीयत 2-3 दिन से खराब चल रही थी, लेकिन जब कल शाम को उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसने मुझे देखभाल करने के लिए बुलाया था और मैं इनकार नहीं कर पाई। फिर मैं करीब रात के 10 बजे मेट्रो पकड़कर उसके पास चली गई। लेकिन जब मैं घर से निकली थी उस समय सुनील बिल्कुल ठीक ठाक था और जाने से पहले मैं उसके लिए खाना बनाकर गई थी। जाने से पहले मैंने उसे यह भी बताया था कि आज दोपहर तक वापस आऊंगी। फिर जब मैं यहाँ वापस पहुंची तो देखा कि सुनील की किसी ने बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी है। इसके बाद इंस्पेक्टर अनंत कुमार ने अगला सवाल किया कि अनीता जी, आप अपनी दोस्त का नाम, पता और फ़ोन नंबर दीजिए, उनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। इसके बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने उसी दिन अनीता की शिकायत पर अनजान लोगों के खिलाफ अमर कॉलोनी थाने में धारा 302 और 294 लगाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद इस केस की जांच के लिए एसीपी गोविंद शर्मा और इंस्पेक्टर कुंजन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह, RS डागर, ESI जगदीश, हेड कांस्टेबल राजेश राय, अजय और सज्जन भी इस टीम में शामिल थे। सबसे पहले इस टीम ने दत्ता साहब के घर के आसपास लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज को चेक किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी व्यक्ति सड़क पर उतरने वाले जीने से तीसरी मंजिल पर गया होगा वह किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। लेकिन शायद यह पुलिस का दुर्भाग्य ही था कि उस इलाके में CCTV जितने भी लगे थे वो या तो खराब थे या फिर उस समय काम नहीं कर रहे थे। यानी जांच के लिए उठाए गए पहले ही कदम पर पुलिस के हाथ निराशा लगी। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर आनंद गुंजन एक बात तो स्पष्ट तौर पर समझ गए थे कि जिसने भी सुनील तमांग की हत्या की है उसका मकसद केवल सुनील की हत्या
करना ही था, क्योंकि घर में किसी भी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई थी। सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सुनील की हत्या सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है। इसका मतलब था कि कातिल जो भी था सुनील को जानता था, क्योंकि रात के समय में किसी जानने वाले के लिए ही दरवाजा खोल सकता था और इसलिए न तो घर में जबरन घुसने के और न ही लूटपाट के कोई निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सुनील तमांग का मोबाइल भी उसके शव के पास से ही बरामद हुआ था, जिससे पुलिस को लगा कि शायद सुनील का किसी से कोई लेन देन का विवाद चल रहा हो या फिर कोई ऐसी दुश्मनी हो जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जब पुलिस ने अनीता से इस बारे में सवाल पूछा तो सुनील की किसी के साथ दुश्मनी या लेन देन के विवाद से उसने साफ इनकार कर दिया। और जब अनीता ही एकमात्र ऐसी शख्स थी जो सुनील की जिंदगी में सबसे ज्यादा करीबी थी, और फिर घटना वाली रात को भी अनीता का घर से अपनी सहेली के घर जाना इंस्पेक्टर गुंजन को कुछ खटक रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया और सबको अलग अलग काम सौंप दिए। एक टीम को उन्होंने सुनील तमांग और अनीता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने के लिए कहा और दूसरी टीम के द्वारा उन्होंने ग्रेटर नोएडा से अनीता की सहेली मीरा को अमर कॉलोनी थाने में बुलाया। इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने मीरा से उसके घर पर 9 सितंबर को अनीता के आने के बारे में पूछताछ शुरू की, तो मीरा ने यही बताया कि उसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी। मीरा ने बताया कि उस दिन दोपहर के बाद से उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी और क्योंकि अनीता उसकी करीबी दोस्त है तो इसलिए उसने अपनी देखभाल के लिए अनीता को अपने पास बुला लिया। मीरा से की गई पूछताछ में पुलिस को अनीता के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे उस पर कोई शक किया जा सके। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसके कारण पुलिस अनीता पर सवाल कर रही थी, अनीता पर शक कर रही, क्योंकि अनीता ने पुलिस को बताया था कि वह करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल गई थी। लेकिन जब पुलिस ने अनीता के मोबाइल की लोकेशन और CDR रिपोर्ट निकलवाई तो उसमें अनीता के मोबाइल की लोकेशन रात करीब 11:30 बजे तक वह अमर कॉलोनी में अपने मकान पर ही मौजूद थी। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता से जब इसके बारे में सवाल किया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसने इंस्पेक्टर गुंजन को रात 12 बजे से लेकर सुबह के करीब 4 बजे तक अनीता ने इंस्पेक्टर गुंजन को यह भी बताया कि सुनील और अनीता के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे थे और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लोगों ने बताया कि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा या दूसरे से नाराज होना कभी नहीं देखा गया। यानी अब अगर अनीता के घर से निकलने के समय को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे अनीता पर शक किया जा सके। लेकिन पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान यही सब सिखाया जाता है कि जब तक शक का कांटा पूरी तरह से ना निकल जाए तब तक तफ्तीश जारी रखो। इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता को छोड़कर अब सारा ध्यान उसके मोबाइल की CDR पर लगा दिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा ने अनीता के पिछले 3 महीने की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की, तो उसमें ऐसे 3 नंबर मिले जिन पर पिछले कुछ दिनों से ही अनीता की दिन में भी और रात में भी कई बार बात होती थी और इन नंबरों पर काफी लंबी लंबी बातें होती थी। और जब अनीता से इन नंबरों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इसमें एक नंबर तो उसके भाई विजय छेत्री, दूसरा नंबर उसके जीजा राजेंद्र छेत्री और तीसरा उसकी बहन विनीता का है। अनीता ने बताया कि उसकी बहन और पिता इन दिनों बहुत बीमार हैं और दार्जिलिंग जाकर वो उनसे मिल नहीं सकती, इसलिए वह दिन में कई बार उनसे फोन पर बातचीत करके अपने परिवार का हालचाल पूछती रहती है। अनीता ने बताया कि उस रात वह अपनी सहेली मीरा के घर गई। उस दिन शाम को और रात में भी उसने अपने भाई, जीजा और बहन से फोन पर बात की थी। पूछताछ करने पर अनीता ने यह भी बताया कि उसका भाई और जीजा नेपाल के कालिम्पोंग में ही हैं, लेकिन न जाने क्यों इंस्पेक्टर अनंत गुंजन का शक अनीता पर से हट नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा से कहकर अनीता के भाई विजय, जीजा राजेंद्र और बहन विनीता के मोबाइल की CDR डिटेल निकलवाने के लिए कहा। डिटेल आने के बाद जब पुलिस टीम ने उस रिपोर्ट की जांच की तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि राजेंद्र और विजय छेत्री के मोबाइल की लोकेशन वारदात वाली रात को दिल्ली में ही थी। इसके अलावा देर रात तक अपनी बहन विनीता से अनीता की फोन पर कई बार बात हुई थी और सबसे अजीब बात यह थी कि विनीता को जितनी बार भी अनीता से बात हुई उतनी ही बार विनीता ने कभी अपने भाई विजय तो कभी अपने पति राजेंद्र को फोन किया था
और खास बात यह थी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन सुनील तमांग के घर के आसपास थी। अनीता के साथ इन तीनों लोगों की मोबाइल कॉल डिटेल सामने आने के बाद इंस्पेक्टर आनंद गुंजन की इस मामले में दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई और इस तरह से सबूत तो पुलिस के हाथ लग चुका था, लेकिन अब कड़ियों को जोड़ना बाकी था। इंस्पेक्टर आनंद गुंजन समझ गए कि सुनील की हत्या में राजेंद्र और विजय छेत्री का ही हाथ है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर गुंजन ने अनीता को शक नहीं होने दिया। उन्हें राजेंद्र और विजय की हकीकत के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने बातों ही बातों में अनीता से कलिंग पुल स्थित उन दोनों के घर का एड्रेस भी ले लिया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम तुरंत दार्जिलिंग रवाना कर दी गई और फिर 13 सितंबर की शाम को सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा ने अनीता के भाई विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री को गिरफ्तार कर लिया। 15 सितंबर की सुबह पुलिस टीम उन्हें लेकर दिल्ली पहुंच गई और जब उन दोनों से दिल्ली लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही सुनील की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड के लिए ले लिया और फिर उनसे पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ में उन दोनों ने जो खुलासा किया, जो कहानी सामने आई, उसके आधार पर पुलिस ने अनीता छेत्री को भी अरेस्ट कर लिया। फिर जब तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने सुनील तमांग की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब सवाल यह था कि उन तीनों ने सुनील की हत्या क्यों की। यह जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट, जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली कहानियाँ आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहिए ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल दार्जिलिंग में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार में अनीता का जन्म हुआ था। उसके माता पिता के 5 बच्चे थे। अनीता से 2 बड़ी बहनें और 1 भाई, यानी अनीता चौथे नंबर पर थी और 1 भाई सबसे छोटा था। दोनों बड़ी बहनें और भाई की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटा भाई अभी कुंवारा है। उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वह अपनी किसी भी औलाद को ज्यादा पढ़ा लिखा सके, इसलिए जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उन सभी बहन भाइयों ने घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी का कोई काम तलाश कर लिया और फिर 2014 में अनीता के माता पिता ने दिल्ली में रहने वाले दीपक से अनीता की शादी कर दी। दीपक मूल रूप से नेपाल का ही रहने वाला था। जिस समय अनीता की दीपक से शादी हुई थी उस समय वह ठीक ठाक कमाता था, लेकिन उसकी शादी को 1-1.5 साल ही गुजरा था कि अचानक दीपक की नौकरी चली गई। इसके बाद वह काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। हालांकि उसे 1-2 जगह चौकीदारी का काम भी मिला, लेकिन इससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था और यही कारण था कि एक छोटी बेटी होने के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके चलते उन दोनों में झगड़े होने लगे। अनीता घर के खर्चों के लिए परेशान रहने लगी थी और वह जब दीपक से घर के राशन के लिए पैसे मांगती थी तो दीपक लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था और फिर दीपक की दोस्ती साकेत में रहने वाले कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जिनकी संगत में रहकर वह आए दिन शराब पीने लगा और इस बात पर अनीता की उससे अक्सर लड़ाई होती थी। जब ये झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो एक दिन अनीता अपनी बेटी को दीपक के पास ही छोड़कर अपने माता पिता के पास दार्जिलिंग चली गई और जब अनीता ने अपने परिवार वालों को सारी बात बताई तो उन्होंने यह फैसला किया कि दीपक में परिवार को पालने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वह अनीता उसके पास वापस नहीं जाएगी। इसके बाद अनीता करीब 1.5 साल तक अपने माता पिता के पास ही रही, लेकिन उसके माता पिता की हैसियत उतनी नहीं थी कि वह अनीता को घर पे बैठाकर खिलाते रहे और अनीता भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए अपने परिवार का सहारा बनने के लिए उसने कुछ दिन तो आसपास के होटल और ढाबों पर काम किया, लेकिन दार्जिलिंग में उसे ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली जिससे वह ज्यादा पैसा कमा सके और यही कारण था कि 1.5 साल बाद अनीता फिर से दिल्ली आ गई। दिल्ली में वह अपनी कई सहेलियों के साथ रहते हुए काम की तलाश करती रही। इसी बीच उसे साकेत के एक रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट में वेटर का काम मिल गया, जहां उसकी मुलाकात सुनील से हुई। सुनील की शादी नहीं हुई थी और वह अकेला ही रहता था, क्योंकि सुनील नेपाल का रहने वाला था और अनीता भी नेपाल की रहने वाली थी, इसलिए इन दोनों के बीच में जल्द ही दोस्ती हो गई और सुनील अनीता के पहले पति दीपक से ज्यादा हैंडसम नौजवान लड़का था
उसकी आदतें भी बहुत अच्छी थीं, इसलिए जल्द ही अनीता का सुनील के साथ लगाव बढ़ गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद अनीता सुनील के पास उसके फ्लैट पर ही रहने लगी और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। हालांकि कुछ समय के बाद अनीता ने उस रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अनीता एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने लगी थी। इसी दौरान अनीता की दोस्ती कई लड़कों से हो गई जो उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते थे और फिर अनीता ने सुनील से साफ कह दिया कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, यानी कि अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन सुनील अनीता को दिलो जान से प्यार करने लगा था और वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अनीता जब सुनील से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि सुनील से अनीता का लगाव हर दिन कम होता जा रहा था, लेकिन सुनील उसे अपने साथ जबरन रखने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से सुनील के प्रति अनीता के दिल में नफरत और गुस्सा बढ़ने लगा। और फिर एक दिन अनीता ने अपने भाई विजय छेत्री को बताया कि वह दिल्ली में अपने एक दोस्त के साथ रहती है, लेकिन अब वह लड़का उसे जबरन अपने साथ रखना चाहता है। अनीता ने अपने भाई से कहा कि किसी तरह मेरा उससे पीछा छुड़वाओ। इसके बाद विजय ने अपने जीजा राजेंद्र छेत्री से जब इस बारे में बात की तो उसने इस मामले का उपाय यह बताया कि उस लड़के को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसके बाद विजय और राजेंद्र की अनीता से लगातार बातें होने लगी। अनीता उन दोनों को लगातार यही बताती रही कि उसका दोस्त सुनील उसे बहुत परेशान कर रहा है। आखिर विजय और राजेंद्र ने यह तय कर लिया कि वह दोनों दिल्ली जाकर सुनील को जान से मार देंगे। इसलिए उन्होंने अनीता के साथ बातचीत करके एक प्लान बनाया और फिर उसी प्लान के तहत अनीता ने एक दिन बाजार से मीट काटने वाला चॉपर खरीदकर अपने घर में लाकर रख दिया। इसके बाद अनीता ने अपने भाई को दिल्ली आने के लिए कह दिया और फिर 7 सितंबर को विजय और राजेंद्र ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। 9 सितंबर की शाम तक वह दोनों पहाड़गंज के एक सस्ते होटल में कमरा लेकर रहे और उन दोनों ने दिल्ली में इधर उधर घूमकर अपना समय बिताया। इसी बीच एक दिन समय निकालकर अनीता उनसे मिलने पहुंची और उन दोनों को अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में बताया। फिर उसी प्लानिंग के अनुसार 9 सितंबर की रात को करीब 10 बजे विजय और राजेंद्र अपने बैग लेकर अमर कॉलोनी में पहुंच गए। फिर उन्होंने फोन करके अनीता को एक जगह बुलाया, जिसके बाद अनीता उन दोनों को साथ लेकर अपने फ्लैट पर पहुंची और फिर उसने सुनील से राजेंद्र और विजय का परिचय अपने रिश्तेदार के रूप में कराया। इधर उसने अपने भाई और जीजा से यह बताया कि सुनील उसका दोस्त है। फिर अनीता ने सुनील से कहा कि आज की रात उसके दोनों रिश्तेदार उनके फ्लैट पर ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही वह दोनों चले जाएंगे। क्योंकि अनीता ने उन दोनों को अपने रिश्तेदार बताया था और सुनील अनीता को अपनी पत्नी की तरह ही मानता था, इसलिए सुनील ने उनके वहां रुकने पर कोई ऐतराज नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं की। और अनीता को पता था कि विजय और राजेंद्र उनके फ्लैट पर आने वाले हैं, इसलिए उसने पहले ही रात का खाना थोड़ा ज्यादा बनाया था। फिर उसने चारों के लिए खाना लगाया और सबने एक साथ खाना खाया। इसके बाद अनीता अपनी सहेली मीरा के पास जाने के लिए घर से निकल गई और अब समय करीब 11:30 हो रहा था। घर से जाने के बाद अनीता रात को आखिरी मेट्रो पकड़कर ग्रेटर नोएडा पहुंची और वहां पहुंचकर ऑटो के जरिए रात के करीब 1 बजे वह मीरा के फ्लैट पर पहुंच गई। मीरा के घर जाने के बाद भी वह रात 4 बजे तक सुनील के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करती रही और इसी दौरान बीच बीच में वह अपनी बहन विनीता से भी बात करती रही। अनीता अपने फ्लैट से निकल जाएगी। उसके बाद आगे का प्लान कुछ इस प्रकार था कि अनीता अपने फ्लैट से निकल जाएगी तो उसके साथ विजय और राजेंद्र उससे बात नहीं करेंगे, बल्कि अनीता पहले अपनी बहन विनीता को फोन करके उसे बताएगी कि वह अपनी सहेली के घर पहुंच गई है या नहीं। हालांकि विनीता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है। वह तो बस अनीता के कहने पर राजेंद्र को फोन करके वैसा ही बोलती रही जैसा बोलने के लिए अनीता उससे कहती रही और सारी रात यही सब चलता रहा। लेकिन इधर सुनील अनीता के साथ व्हाट्सएप पर भी बात की, जहां अनीता उसे छिपा गई और विजय को उस चौपड़ के बारे में बताकर गई, क्योंकि अब सुनील तो गहरी नींद में सोया हुआ था। इसलिए विजय और राजेंद्र को उसकी हत्या करने में ज्यादा समय नहीं लगा और ना ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ी और फिर उन्होंने चौपड़ से सीधा सुनील का गला काट दिया। फिर जब विजय और राजेंद्र को यकीन हो गया कि अब सुनील मर चुका है तो उन्होंने अपने बैग
में से दूसरे कपड़े निकालकर पहने और खून लगे कपड़ों को उन्होंने अपने बैग में रख लिया। फिर उन्होंने खून से सने चौपड़ को भी सुनील के कपड़ों से साफ किया और उसे भी अपने बैग में रख लिया। और अब विजय और राजेंद्र किसी की नजर में आए बगैर फ्लैट से निकल जाना चाहते थे। और फिर करीब 5 बजे वह दोनों अपना सामान लेकर कमरे का दरवाजा बंद करके जीने से उतरकर जल्दी से सड़क पर आ गए। फिर उन्होंने थोड़ी दूर आगे चलकर आनंद विहार ISBT जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया और करीब 6 बजे वह दोनों आनंद विहार पहुंच गए। और इसी बीच रिंग रोड पर विजय ने पेशाब करने के बहाने एक जगह ऑटो को रुकवाया और झाड़ियों के पीछे जाकर उसने अपने बैग में रखा हुआ बड़ा सा चापड़ फेंक दिया, जिससे उन्होंने सुनील का गला रेतकर हत्या की थी। और इस तरह से अनीता ने अपने प्रेमी सुनील की हत्या कराने के लिए साजिश तो बड़ी अच्छी रची थी, लेकिन उसने कई छोटी छोटी गलतियां कर दी, जिसकी वजह से आखिरकार वह पुलिस के शिकंजे में आ गई। क्योंकि अनीता को इस बात का पता ही नहीं था कि पुलिस मोबाइल के लोकेशन से इंसान की समय अनुसार स्थिति उपस्थिति का पता लगा लेती है। और क्योंकि अनीता ने अपनी शुरुआती बयान में पुलिस को यह बताया था कि वह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच अपनी सहेली के घर पहुंच गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उसे मोबाइल की लोकेशन को 11:30 बजे भी सुनील के फ्लैट के पास ही पाया तो अनीता शक के घेरे में आ गई। इसके बाद पुलिस ने अनीता, विजय, राजेंद्र से पूछताछ के बाद खून से सने कपड़े, रिंग रोड पर फेंका गया चौपड़ भी बरामद कर लिया, जिससे सुनील का गला रेतकर हत्या की गई थी। हालांकि इस मामले में अनीता की सहेली मीरा और उसकी बहन विनीता को इस हत्या की साजिश के बारे में कोई भनक नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उन दोनों को रिहा कर दिया। इसके बाद सुनील की हत्या के तीनों आरोपियों अनीता, विजय और राजेंद्र को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।